हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका दूसरा नाम वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। कई बार एग्ज़ाम में वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से। तो इसमें हम पॉइंटिंग थ्योरम में सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम होता क्या है। एक्चुअली जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो अपने साथ साथ एनर्जी को भी कैरी करता है। इसी बात को पॉइंटिंग थ्योरम वेरीफाई करता है। हम कह सकते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वेरीफाई करता है। आज हम देखते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम किस प्रकार से इस लॉ को वेरीफाई करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम विद द प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में हम लोग EM वेव भी कहते हैं, देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि कोई वेव अगर मूव करता है तो वो अपने साथ साथ एनर्जी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करता है। अगर हम एज एन एग्जांपल देखना चाहें तो सनलाइट को ले सकते हैं कि सनलाइट अपने साथ साथ लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो अपने साथ साथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट को भी कैरी करता है। इसी बात को यह पॉइंटिंग थ्योरम यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अब इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि मैक्सवेल के इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। मैक्सवेल के 4 फील्ड इक्वेशंस जो थे, जो मैक्सवेल ने दिए थे, 4 इक्वेशन दिए थे फील्ड इक्वेशन के लिए, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें से हम लोग 2 ही इक्वेशन को यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर हम देखना चाहें कि मैक्सवेल का इक्वेशन था क्या जो उसने दिए थे, मैक्सवेल ने 2 तरह के इक्वेशन दिए थे, एक डिफरेंशियल फॉर्म में और एक इंटीग्रल फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि मैक्सवेल का जो डिफरेंशियल फॉर्म में 4 इक्वेशन था वो क्या था। फर्स्ट इक्वेशन था डाइव D इक्वल्स टू रो। डाइव को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल डॉट D इक्वल्स टू रो भी कह सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन था डाइव B इक्वल्स टू 0। वंस अगेन डाइव को हम लोग डेल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डेल B इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन था कर्ल E इक्वल्स टू माइनस डेल B अपॉन डेल T। यह हम ध्यान रखेंगे कि ये डेल पार्शियल है और ये इसको ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है, दोनों में डिफरेंस है। इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल क्रॉस E। डेल पे भी वेक्टर डाल दें, डेल क्रॉस E इक्वल्स टू माइनस डेल B अपॉन डेल T। और जो फोर्थ इक्वेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, कर्ल H इक्वल्स टू वेक्टर J प्लस डेल D अपॉन डेल T। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल H इक्वल्स टू वेक्टर J प्लस डेल D अपॉन डेल T। तो मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशंस दिए थे, फील्ड इक्वेशंस इसे हम कहते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इन चारों इक्वेशंस में से हम लोग ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है इसको यूज़ करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ले लिए हैं, कर्ल E इक्वल्स टू माइनस डेल B अपॉन डेल T एंड कर्ल H इक्वल्स टू वेक्टर J प्लस डेल D अपॉन डेल T। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि ये जो थर्ड इक्वेशन था, यहाँ हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया है और जो फोर्थ इक्वेशन था उसे सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया है। अब हम यहाँ ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो कि थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल का, इसे हम लोग वेक्टर H से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को वेक्टर H के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं
और जो सेकेंड इक्वेशन है इसे वेक्टर ई के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एच के साथ डॉट प्रोडक्ट किया गया है। इस डॉट को स्पेशली ध्यान रखना है कि इसे हमें मेंशन करना है, छूटना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये डॉट है, यहाँ भी एच से डॉट कर दिया गया है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया गया है। और इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि इसे ई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया गया है, तो ई कर्ल एच इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल डी अपॉन डेल टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से माइनस कर दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 वी गेट, तो यहाँ मिलता है हमें एच कर्ल ई, लेफ्ट साइड में एच कर्ल ई माइनस ई कर्ल एच इक्वल्स टू माइनस वेक्टर एच डॉट डेल बी अपॉन डेल टी माइनस, इस इक्वेशन को माइनस किया जा रहा है तो राइट साइड को माइनस करते हैं, साइन चेंज हो गया है, माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। ये 5th इक्वेशन हो गया। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम वेक्टर आइडेंटिटी नाम देते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है कि एच कर्ल ई माइनस ई कर्ल एच। इसमें हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी से एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इसके बदले हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं डाइव ई क्रॉस एच, जिसे यहाँ अलग से बताया गया है कि एच कर्ल ई माइनस ई डॉट है यहाँ ई डॉट कर्ल एच इक्वल्स टू डाइव ई क्रॉस एच है। ये वेक्टर आइडेंटिटी है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एच कर्ल ई माइनस ई कर्ल एच के बदले डाइव ई क्रॉस एच यूज़ करेंगे। इक्वेशन 5 में इसे पुट करते हैं और यहाँ हमें मिलता है डाइव ई क्रॉस एच इक्वल्स टू माइनस, कॉमन ले लिया गया है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया गया है, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, और माइनस ई डॉट जे, इन दोनों को एक साथ रख लिया गया है और ई डॉट जे को बाहर रख दिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो वेक्टर बी दिख रहा है और वेक्टर डी दिख रहा है, हम वेक्टर बी के बदले म्यू एच यूज़ करते हैं और वेक्टर डी के बदले एप्सिलॉन ई यूज़ करते हैं। यहाँ हमें स्पेशली ध्यान देना है कि बी के बदले म्यू नॉट ना यूज़ करें, क्योंकि म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट हम फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इस वक्त हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं और वो मीडियम कैसा है, तो लीनियर मीडियम है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसे हमें लिखना चाहिए, फॉर लीनियर मीडियम इसे लिखना ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बी के बदले म्यू एच और डी के बदले एप्सिलॉन ई को यूज़ करते हैं और यहाँ पुट किया जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डाइव ई क्रॉस एच इक्वल्स टू वेक्टर एच डॉट डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ बी के बदले म्यू एच यूज़ किया गया है और इस जगह डी, वेक्टर डी के बदले एप्सिलॉन ई यूज़ किया गया है। अब इसके बाद यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है उनसे, तो इसलिए स्पेशली इसको हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम इस एच को, जो कि डेल से बाहर है इस समय, इसे हम इस एच को अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम एच को अंदर लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी जब ई को हम अंदर लाएंगे डेल के साथ, तो यहाँ भी हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2 कॉमन ले लिया गया है एक साथ। ये 1/2 हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पीछे रीज़न है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई हम वेरिएबल एक्स लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और इस एक्स को अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ भी वही किया जा रहा है। जैसे हम एच को जब अंदर लाते हैं, डेल के अंदर लाते हैं, डेल अपॉन डेल टी के, मतलब ये डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश करें तो इसका आंसर आएगा 2h, जो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो जब ये 2h आ रहा है, एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा।
इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम इस h को अंदर लाते हैं, पार्शियल के अंदर लाते हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो हम 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसे हम ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम h को अंदर ले जाएंगे हमें उसी समय 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 कॉमन ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम होल टर्म को, होल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ जैसा कि लिखा गया है, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 ओवर एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम V बाउंडेड बाय सरफेस एरिया S। कोई भी वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम तभी फॉर्म होगा जब उसकी बाउंड्री होगी, और जब बाउंड्री होगी तो बाउंड्री का सरफेस एरिया होगा। इसलिए यह टर्म यूज़ किया जाता है, लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, ओवर एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम V बाउंडेड बाय सरफेस एरिया S। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगा दिया गया है सभी टर्म्स में। जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम यूज़ कर चुके हैं तो अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जब भी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हैं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज करता है, और अगर वॉल्यूम इंटीग्रल पहले से है जिसमें कि डाइव लगा हो, स्पेशली ध्यान रखना है, अगर कोई वॉल्यूम इंटीग्रल है और उसमें डाइव लगा हुआ है तो वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर डाइव नहीं है तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल था वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है, जो dv था वो ds में कन्वर्ट हो चुका है, और इसमें चूँकि कहीं डाइव नहीं है इसलिए ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H ds इक्वल्स टू -1/2। अब हमने क्या किया, यह जो डेल है इस डेल को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है, तो इसे हम लिखते हैं dy/dt। एक बार वंस अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, h को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और म्यू h के बदले b यूज़ किया, और जो एक h बच गया उसको यहाँ लिख दिया गया। एक बात हम और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे h को डिफ्रेंशिएशन के अंदर लिया है, हमने वेक्टर हटा दिया है। इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर h डॉट वेक्टर h जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, h cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसीलिए हम इसे h² डायरेक्टली लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस मिडिल टर्म में वेक्टर यूज नहीं होगा, इसका स्पेशली हमें ध्यान रखना है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि म्यू h के बदले b को यूज़ किया गया है, और एक h एज इट इज जैसा था वैसे ही है, सेम एज यहाँ पे एप्सिलॉन e के बदले d यूज़ किया गया है, और एक e बचा रह गया, dv E.j dv। तो ये था हमारा पॉइंटिंग थ्योरम, इसको रीअरेंज कर लिया गया है। रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसे लेफ़्ट साइड में रख लिया और इसे दूसरी तरफ भेजकर साइन चेंज हो गया। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि -E.j dv इक्वल्स टू -1/2 dy/dt v ph प्लस de dv प्लस सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H ds। अब हम इसमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेरियस टर्म्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इस इक्वेशन के, इस 3 पार्ट्स में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं। तो हम जैसे देखते हैं, सबसे पहले हमें E.j dv को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, और ये शो करता है कि जो एनर्जी है वो किस रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो ये शो करता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। जो सेकेंड टर्म है, यह टर्म यह शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। तो ये जो सेकेंड टर्म है यह बताता है कि एनर्जी कितना स्टोर हो गया, और यह जो थर्ड टर्म जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, यह शो करता है कि किस रेट से एनर्जी एमिट हो रहा है।
और ये उस एनर्जी का डायरेक्शन भी बताएगा। इसे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सभी टर्म्स के बारे में कि द टर्म्स माइनस के साथ वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट जे डी वी रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट्स को शो कर रहा है इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड टर्म जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये टर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए है बी एच और डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। दोनों को मिलाकर टोटल एनर्जी हो गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो थर्ड टर्म है वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है क्लोज सरफेस से। तो इस तरह से अगर हम तीनों पार्ट्स को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये है टोटल एनर्जी जो गिवन है, ये पार्ट है जो टोटल एनर्जी स्टोर कर लिया, और ये है जो रेस्ट एनर्जी एमिट कर दिया। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी गिवन के इक्वल होगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है। एनर्जी गिवन इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस एनर्जी एमिटेड। तो इस तरह से यह पॉइंटिंग थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है, जिसको कि लास्ट में लिखा गया है कि 10 वेरियस पार्ट ऑफ इक्वेशन 7 वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि पॉइंटिंग थ्योरम को वेरीफाई करिए और साथ ही साथ ये प्रूफ करिए कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है, तो हम इसे यहाँ तक लिखेंगे। अब इसके बाद जो क्वेरी हो उसे हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, या आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।